हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर आ गए क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। ये हमारा 5th वीडियो है। हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। उसका फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है डिवीजन ऑफ वर्क, जो कहता है कि किसी भी काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो और स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट ले लो। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है जैसा काम दिया है वैसे ही अथॉरिटी दो। तो यहाँ पर बैलेंस होने से आपका काम अच्छे भी तरीके से होगा और टाइम पे होगा। डिसिप्लिन कहता है चाहे कोई सी भी लेवल का एम्प्लॉय हो, हायर, मिडिल और लोअर, सबको ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए और सेल्फ डिसिप्लिन रहना चाहिए, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के लिए है। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि हर एम्प्लॉय के ऊपर सिर्फ एक बॉस होना चाहिए जो उसको कमांड दे, नहीं तो कन्फ्यूजन और क्योस क्रिएट होगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि फुल ऑर्गेनाइजेशन और उसके डिपार्टमेंट्स का एक ही प्लान होना चाहिए जिस पे वो वर्क करें। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर जनरल इंटरेस्ट कहता है कि हर इंडिविजुअल को अपने इंटरेस्ट को एक अलग कर ऑर्गेनाइजेशंस के बेनिफिट्स के बारे में पहले सोचना चाहिए, यानी प्रायोरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के बेनिफिट्स के लिए सोचना चाहिए। देन रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कहता है कि हर एम्प्लॉय को प्रॉपर सैलरी, वेजेस उसके काम के हिसाब से उसको देनी चाहिए जितना वो ऑर्गेनाइजेशन बियर आउट या कैपेसिटी हो उस ऑर्गेनाइजेशन की पे करने की। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कहता है कि जहाँ जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो सेंट्रलाइज फॉर्म, और अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइजेशन यूज़ करना चाहिए जिससे कि वर्क टाइमली हो पाए, डिले ना हो। क्योंकि बेसिकली यहाँ पर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज पावर इन हैंड टू टेक द डिसीजंस के ऊपर है। स्केलर चेन कहता है कि हर एक चेन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप अथॉरिटी से लोअर मोस्ट तक जाती है, जहाँ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्लैरिफाई होता है और जो कमांड है फ्रॉम टॉप अथॉरिटी से लोअर सेगमेंट तक जाता है और कोई भी वहाँ पर कंफ्यूजन नहीं आता है क्योंकि सबको पता है कि क्या ऑर्डर दिया गया है। वहीं पर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है कि चाहे इंसान हो चाहे सामान, हर एक चीज़ की जगह निश्चित होनी चाहिए, नहीं तो उसको ढूंढने के लिए ही लोग परेशान होंगे और समय वेस्ट होगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है इक्विटी। इक्विटी का बेसिकली मतलब है बिहेवियर पार्ट, मतलब कैसे व्यवहार किया जाए। तो यहाँ पर रिफ़र करा जाता है कि इट रिफर्स टू द काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट to every employee, no discrimination on account of sex, religion, language or the position they hold। इसका मतलब ये है कि जो इक्विटी है वो बेसिकली कहता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ काइंड और फेयर जस्ट फॉर्म में व्यवहार करना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे लैंग्वेज के बेसिस पे हो, चाहे रिलीजन के बेसिस पे हो, चाहे जेंडर के बेसिस पे हो। इवन रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हर ऑर्गेनाइजेशन के हर एम्प्लॉय को फॉलो करना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी पोजीशन को होल्ड करता हो। अब अगर हम इस चीज़ को देखें एक एग्जाम्पल के साथ, सपोज़ ए एंड बी दो एम्प्लॉयज़ हैं जो सेम पोजीशन पे काम कर रहे हैं, सेम तरीके का काम कर रहे हैं, सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सेम एक्सपीरियंस है, पर जो ए है उसको 10,000 रुपये मिल रहे हैं और बी जो है उसको 15,000 रुपये मिल रहे हैं। ए को जब ये पता चलेगा कि बी को 15,000 रुपये मिल रहे हैं जो कि सेम वर्क कर रहा है, ऐसे केस में ए के मन में ये आ जाएगा कि ये लोग तो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मैं भी तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और ऐसे कारण से ए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहेगा कि बहुत ज़्यादा लंबे समय उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, या तो वो इंटरेस्ट अगर उसको करना भी पड़े तो उसका वो इंटरेस्ट मेंटेन नहीं रह पाएगा जो वो करना चाहिए उसको। इसीलिए उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। तो हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या है अगर हम इस रूल को, प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। पहला है एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहता है। एम्प्लॉयज़ के मन में बहुत सेटिस्फेक्शन आता है जब उसके साथ अच्छा व्यवहार होता है, उसको हर तरीके से जस्टिफाइड ट्रीटमेंट मिलता है, चाहे कोई भी पोजीशन का व्यक्ति हो। आप ही सोचिए, जब बॉस को भी 9 बजे ही आना है और
वर्कर को भी 9 बजे ही आना है और वो लोग एक साथ ही पंच कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वर्कर के मन में आएगा नहीं, यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन एक जैसे चल रहे हैं, यह ऑर्गेनाइजेशन सबको एक जैसा ट्रीट कर रही है, तो वहाँ पर उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसको ये नहीं लगेगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। नेक्स्ट जो है मोटिवेट एम्प्लॉयज़, यहाँ पर यह है क्योंकि व्यवहार अच्छा हो रहा है, मन अच्छा है, तो आदमी मोटिवेट होता है उसी ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक काम करने के लिए और उस ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के काम करने के लिए। इसीलिए जो इक्विटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी व्यक्ति के रहने में। पर हम ये भी देखते हैं कि अगर उसको वायलेट किया जाए, यानी यहाँ पर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, ऐसे केस में डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ होते हैं। मतलब एम्प्लॉयज़ के मन में आता है कि देखो हमारे साथ तो पक्षपात हो रहा है, हमें कोई भी समझ नहीं रहा है, हम कितनी भी मेहनत करें पर दूसरों को ही नाम होता है, दूसरों को ही पैसा मिलता है। ऐसी अगर भावना आ जाती है तो व्यक्ति काम करने की इच्छा खो देता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। फिर नेक्स्ट है इंक्रीज एम्प्लॉयज़ टर्नओवर। इंक्रीज एम्प्लॉयज़ टर्नओवर का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। जब मन अच्छा नहीं होता तो बहुत लंबे समय तक, जब तक कोई मजबूरी ना हो, वो व्यक्ति काम नहीं करता है, वो छोड़ के चला जाता है और दूसरी जगह भले थोड़ा कम मिलता हो पर उसका मन सुखी हो, वहाँ पर जाके काम करता है। पर ऐसे करने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि किसी व्यक्ति को रखने में और उसके साथ वर्कआउट करने में ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ते हैं और वो रिसोर्सेज सब वेस्ट हो जाते हैं और बार बार नए नए एम्प्लॉयज़ को नया काम वापस से सिखाना बहुत मुश्किल आता है। इसीलिए एम्प्लॉयज़ टर्नओवर बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं रहता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अनहेल्दी रिलेशनशिप का मतलब है कि जो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। अब एक बॉस है, उसके 4 सबॉर्डिनेट्स हैं और उसमें से सपोज़ ABCD है और इस एक से तो वो बहुत अच्छे से बात करता है पर वो D से अच्छे से बात नहीं करता है। ऐसे केस में क्या होगा कि वो जो D होगा उसके मन में आ जाएगा कि यार ये तो देखो मैं भी तो इतना ही काम कर रहा हूँ, फिर भी ये मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे हैं, पार्शलिटी कर रहे हैं, तो क्या होगा, सीनियर और सबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप खराब होंगे और उसके वजह से अल्टीमेटली लॉस जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होता है। इसीलिए जो माहौल बना के रखना है वो इक्विटी का माहौल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बना के रखना चाहिए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सके। नेक्स्ट है 12th प्रिंसिपल, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इसका मतलब होता है कि जो पर्सन है उसको स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। बेसिकली क्या कहता है, द मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज़ एंड फ्रीक्वेंट ट्रांसफर शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड। देखिए क्या होता है, जब कोई भी नया पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है उसको एक सर्टेन टाइम लगता है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन समझने में, काम समझने में। वो पहले दिन से 100% नहीं दे पाएगा, तो उसको वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो टाइम उसको मिलना चाहिए जिससे वे अकस्टम हो जाए और फिर वो अपना 100% दे सके। क्योंकि अगर ये सर्टेन टाइम ड्यूरेशन उसको नहीं दिया जाए और उससे कहा जाए कि नहीं आप तुरंत रिजल्ट्स दो, तो क्या होगा, या तो आदमी ही जो एम्प्लॉई है वही या तो जॉब छोड़ के चला जाएगा कि आप मेरे से नहीं होता इतनी जल्दी, या फिर ऑर्गेनाइजेशन उसको निकाल देगी और दोनों ही कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसान है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है तो उसको एक सर्टेन टाइम देना चाहिए जिससे कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी समझ ले, वहाँ काम करने के तरीके को भी समझ ले और वहाँ बहुत कंफर्टेबली आगे 100% देने के लिए तैयार हो जाए। जब ऐसा होता है तो जो एम्प्लॉय है वो बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट्स देगा। और इवन फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स नहीं होने चाहिए। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र का एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ एक एम्प्लॉय को आपने अकाउंट्स में रखा, वहाँ वो अकाउंट्स में वर्क कर रहा था और आपने जब तक वो उस वर्क में 1 साल 2 साल उसने उस चीज़ को सीखा समझा और अच्छे से करने लगा, आपने उसको उठाकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया। अब इसमें क्या हुआ कि वो जो व्यक्ति था जिसने उस चीज़ पे वर्क कर रहा था, अभी तो अकाउंट्स में वो परफेक्ट हो रहा था, आपने उसको प्रोडक्शन में डाल दिया है। एक तो सबसे मन में उसके फ्रस्ट्रेशन आने लगेगा, अगेन उसको ABCD पूरा काम प्रोडक्शन का सीखना पड़ेगा, उसको सीखने में टाइम लगेगा, वो 100% पहले के हिसाब से नहीं दे सकता है। उसको जब तक सीखेगा समझेगा और नया काम सीखने समझने में जो उसको टाइम लगेगा और उसके बाद फिर वो दे पाएगा।
तो ये फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स भी मन में बहुत फ्रस्ट्रेशंस क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्सन को थोड़ा सा जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है उसके मन में, जिससे वो अच्छे से काम करे। हर समय उसको ये भय ना लगे कि मेरा जॉब छूट जाएगा, और उसका ट्रांसफ़र्स बार बार नहीं करा जाए। पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखते हैं जो अगर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर फॉलो करी जाती है। पहली बात तो है कि उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगी। आप ही समझ सकते हो, जो व्यक्ति ने 2 साल अकाउंट्स में वर्क करा, तो जब वो 2 साल कंप्लीट हो चुके होंगे तब तक वो उस वर्क में बहुत स्पेशलाइज हो जाएगा और वो बेटर वर्क कर पाएगा जो उसने पहले दिन करा होगा, और बहुत अच्छे से करेगा। तो क्या होगा, कॉस्ट जो पार्ट है वो बहुत कम, उसमें भी वो बहुत अच्छे से और ज़्यादा काम करके देगा आपको। तो उसकी एफिशिएंसी का लेवल इम्प्रूव हो रहा है, ज़्यादा काम कम समय में करके देगा वो आपको, और बिकॉज उसके वजह से आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपके रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होंगे। देखिए, जितना टाइम ज़्यादा यूज़ होता है किसी काम को करने में, वो टाइम इज इक्वल टू मनी, तो आप समझ सकते हो। और फिर रिसोर्सेज भी उतने ही मायने रखते हैं जितनी चीज़ें हैं उसके साथ जुड़ी हुई। तो जब हम स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की बात करते हैं तो वहाँ पर जब इसको फॉलो किया जाता है तो वेस्टेज ऑफ टाइम और रिसोर्सेस नहीं होता है। पर अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं, जब हम इसको फॉलो नहीं करते हैं या वायलेट करते हैं, तो व्यक्ति के मन में फ्रस्ट्रेशन और डिससेटिस्फेक्शन आ जाता है। देखिए, बार बार आप उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पहुंचा रहे हो, या फिर उसको आप जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो, बार बार कह रहे हो तो ढंग से का नहीं तो निकाल देंगे। अभी उसने 2 दिन जॉब ज्वाइन करे हुआ नहीं, और आपने उसको बार बार ये इस तरह से कहेंगे, उसके मन में जॉब सिक्योरिटी नहीं आएगी। वो कहाँ से आपके काम को सीखेगा या कहाँ से उस चीज़ के लिए 100% देगा? उसके मन में आएगा अभी अगली गलती और मुझे बाहर निकाल देंगे, तो वो आपके लिए लॉयल हो ही नहीं पाएगा। उसके मन में फ्रस्ट्रेशन और डिससेटिस्फेक्शन आना ही है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, किसी भी एम्प्लॉय को जब लाते हैं तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगती है, फिर उसकी जो स्क्रूटनी कॉस्ट लगती है, वो सब चीज़ करने के बाद आपने उस एम्प्लॉय को वहाँ पर रखा है, तो उसके बाद आप उसको जरा एकदम से निकालेंगे तो नए व्यक्ति को लाने के लिए भी टाइम लगेगा, और जब तक वो काम जो पड़ा था वो कौन करेगा? तो अल्टीमेटली लॉस तो ऑर्गेनाइजेशन का ही है। फिर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन लर्निंग ऑफ न्यू जॉब। अब आपने अकाउंट्स वाले को उठा के प्रोडक्शन में डाल दिया, अब उसको टाइम लगेगा नई चीज़ समझने में, उस पूरी लैंग्वेज को समझने में, उसका पूरे वर्किंग को समझने में, तो एक्चुअली वेस्ट हो रहा है। आपका मैन पावर वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, और वो व्यक्ति को वापस से ABCD करने पड़ रही है कि वो 100% देने वाले स्टेज पे आ गया था और आपने वापस उसको चेंज कर दिया, तो अब उसको वापस टाइम लगेगा उस 100% लेवल पे आने तक के लिए। सो इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सनल है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको जॉब सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है और फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र ना हो ऐसा भी ज़रूरी है। हमारा 13th प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव कहता है द एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग द एग्जीक्यूटिंग प्लान्स। क्या होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में हम एम्प्लॉयज़ के सजेशंस लें और उसके बाद किसी प्लान को वर्क करें और एग्जीक्यूट करें, तो एम्प्लॉय को भी फील आता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरी बात सुन रही है। अगर सपोज़ प्रोडक्शन यूनिट है और प्रोडक्शन यूनिट को पता है कि कौन से काम को कितना टाइम लगता है, और शायद जो अभी तक पुराना तरीका चला आ रहा है उससे बेहतर कोई तरीका उसके दिमाग में, वो सजेशन के रूप में दे रहा है। जब अगर मैनेजमेंट को पता चलता है कि हाँ देखिए ये लोग काम कर रहे थे, इनको पता है कि अगर ये मेथड की जगह ये दूसरा मेथड जो ये बता रहे हैं उसको वर्क करेंगे तो कॉस्ट भी कम लगेगी, टाइम भी कम लगेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है। अगर ऐसी चीज़ होती है तो पहली चीज़ तो ऑर्गेनाइजेशन को उनको रिवॉर्ड करना चाहिए, और दूसरा उस चीज़ को जब वो इन्फोर्स करेंगे तो सारे एम्प्लॉयज़ उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि वो सजेशन उनके द्वारा दिया गया हुआ है। इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को कि वे अपने सजेशंस दें जब कोई प्लान बन रहा हो या एग्जीक्यूट हो रहा हो। चलिए हम इसका देखें कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या हैं। पॉजिटिव इफ़ेक्ट में सबसे पहला है फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस,
क्या होता है जब आदमी अपना सजेशन देता है तो वो उस चीज़ के साथ इन्वॉल्व होता है, और अगर उसमें से कुछ भी चीज़ मान ली जाती है या सुन ली जाती है तो वो उसको ये फीलिंग आती है कि नहीं, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, और जहाँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन शब्द का मतलब आ जाता है वो वहाँ के प्लस को ही सोचता है कि ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा होना चाहिए, तो वो बिलोंगिंगनेस की फीलिंग डेवलप हो जाती है। दूसरा, अचीविंग द टारगेट इन टाइम इफ देयर आर एनी सेटअप, सी व्हेन दे सेटअप दिस बिकॉज ऑफ देयर कंसल्टेशन, तो क्या होता है वो उस टारगेट को टाइम पे या टाइम से पहले अचीव करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उनसे ही कंसल्ट करके इन लोगों ने ये चीज़ें बनाई हैं, तो वो उनका रहता है कि जो हमने कहा है वो सही होना चाहिए, फलीभूत होना चाहिए, इसीलिए वो उस टारगेट को अचीव करने के लिए लग जाते हैं फुल हार्टेडली। पर अगर ये चीज़ फॉलो नहीं होती, यानी ऑर्गेनाइजेशन उसको वायलेट करती है, अपने एम्प्लॉयज़ का कोई भी सजेशंस नहीं सुनती है या उनसे कोई भी बात नहीं करती है अगर कोई चेंजेस करने हों, तो पहली बात तो एम्प्लॉयज़ विल नॉट वर्क ऑन द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी। देखिए, जब उनसे कोई चीज़ इन्फोर्स करते हैं, आप एक एग्जांपल ही लेती हूँ, घर पे अगर आपकी मम्मा कोई इन्फोर्स करती है कि ये करना है, आज सपोज़ कुछ पार्टी वार्टी है या कुछ है, प्रोग्राम वगैरह है, और आपको बोला है कि आपको ये करना है, तो आपका आधा मन रहेगा, ठीक है मम्मी ने कहा है कर लेते हैं, हमसे कहाँ पूछा पहले। वहीं पर मम्मी ने आपसे बोला कि नहीं बेटा देखो आज ये करना है, क्या क्या करना चाहिए आप आके बताओ हमें, तो आपने कुछ सजेशंस दिए, आपने वो सजेशंस जो दिए उसमें से हो सकता है कुछ एक सजेशंस मम्मी मान भी ले और उसको भी इम्प्लीमेंट कर दे। जब ऐसा होता है तो कैसा फील होता है, वाओ मेरी बात भी मानी गई। जब मेरी बात भी मानी गई आपके मन में आता है, तो जब वो काम हो रहा होता है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। पर वो अगर नहीं पूछा जाता है तो क्या होता है, वहाँ पर काम फुल हार्टेडली नहीं होता है। दूसरा, डीमोटिवेट हो जाता है एम्प्लॉय के मन में आता है कि मेरे को तो ये कुछ मानते ही नहीं, मेरी कोई बात समझते नहीं, हम काम कर रहे हैं, हमको पता है कि इसमें क्या सही है गलत है, फिर भी हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। वहाँ पर आदमी ढंग से काम करेगा ही नहीं, और ना ही आगे आके कोई अगर नुकसान होता होगा वो बताएगा। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएटिव के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को कि वो आगे आके अपनी बात कह सके। हमारा 14th प्रिंसिपल है स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन मतलब एक साथ जब हम खड़े होते हैं तो हम ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इसीलिए प्रिंसिपल कहता है कि मैनेजमेंट मस्ट प्रमोट एंड इनकरेज टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द एम्प्लॉयज़। मतलब मैनेजमेंट को प्रमोट करना चाहिए कि वहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनके बीच में टीम स्पिरिट हो, यानी सब लोग एक साथ काम करें, यूनाइटेडली काम करें और माहौल बहुत अच्छा हो। दिस विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सी, हमें पता है कोऑर्डिनेशन तो इन्फोर्स्ड होता है, पर जब कोऑपरेशन उसके साथ आ जाता है, यानी विलिंगनेस टू वर्क विद ईच अदर, तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा आगे सक्सेसफुल होती है। इसीलिए जब एक साथ जब आई रिप्लेस हो जाता है वी से, यानी जब भी कोई बात हो रही है तो ये कहा जाए हमें आगे बढ़ के काम करना है, मीन्स हम, मैं नहीं हम, जब हम की बात हो रही है, वी की बात हो रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है। आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का, चलिए हम एक फुटबॉल टीम की बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स तो आप सब खेलते ही है। अगर फुटबॉल टीम में कैप्टन होता है और वो कैप्टन अकेले ही गोल करना चाहता है, वो किसी को बॉल पास करना ही नहीं चाहता, वो चाहता है वो खुद ही गोल करे और सारा क्रेडिट खुद ले जाए। अब आप बताइए क्या कभी ऐसा हो सकता है? जब तक कि सारी टीम का कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन नहीं बने तब तक क्या गोल हो सकता है, क्या टीम जीत सकती है? नहीं। तो वही चीज़ एक वर्किंग प्लेस पे भी है कि कोई एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट या इंडिविजुअल पर्सन नहीं कर सकता, वो सारा डिपार्टमेंट और सारे लोग जब एक साथ खड़े होते हैं तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं क्या पॉजिटिव इफेक्ट होता है। पॉजिटिव इफेक्ट में हम देखें डेवलपमेंट ऑफ द टीम स्पिरिट,
भाई जब एक साथ काम करते हैं तो लोगों में आपस में तालमेल बढ़ता है, लोग एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल रहता है। फिर अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। क्या होता है कि जब एक साथ काम करते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, डिपार्टमेंट के गोल हों और ऑर्गेनाइजेशन के गोल हों, सब मिल के बहुत ईजीली अचीव हो जाते हैं, क्योंकि हमें सबको पता है कि हमें क्या करना है और सब एक दूसरे को हेल्प करके, एक दूसरे का साथ देके आगे बढ़ते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर इसको वायलेट किया जाए, यानी उसको फॉलो नहीं किया जाए, जहाँ पर सब लोग अपने आप का क्रेडिट लेना चाहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा हुआ देखना चाहते हैं, तब क्या होता है? पहली बात, टीम गोल विल नॉट बी अचीव्ड। अब आप बताइए, डिपार्टमेंट के अंदर ही कोई एक बंदा अपने नाम लेना चाहता है, वही सब कुछ करने की कोशिश करता है, तो क्या जो डिपार्टमेंट का गोल है वो अचीव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली टीम का गोल कैसे अचीव होगा, राइट? फिर टीम स्पिरिट, नो टीम स्पिरिट एंड मोर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअलिज्म। मतलब टीम स्पिरिट तो डेवलप ही हो ही नहीं सकती। यहाँ मैं कर रहे हैं सब लोग हम की जगह, तो वो तो होगी ही नहीं। और स्ट्रेस किस पे दे रहे हैं? अपने इंटरेस्ट पे। देखिए यहाँ पर सिर्फ यही वाला स्पिरिट डिकॉप्स प्रिंसिपल ही नहीं वायलेट हो रहा, यहाँ पर दूसरा एक और प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा है, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर जनरल इंटरेस्ट भी वायलेट हो रहा है। अब आप बताइए, जब दो प्रिंसिपल्स वायलेट होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे बहुत अच्छे आगे बढ़ पाएगी, कैसे अपने गोल अचीव कर पाएगी? इसीलिए चाहे कोई भी जगह हो, चाहे कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर टीम स्पिरिट होना बहुत बहुत ज़रूरी है।